हम चलते हैं तेलंगाना की तरफ और अंजना, मेरा अगला सवाल ये है कि कांग्रेस शासित तेलंगाना में इस बार क्या होने वाला है? सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि बीजेपी जिन राज्यों में सबसे ज्यादा उम्मीद कर रही है, 3 राज्य हैं। हाँ, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। वो इन मैक्सिमम गेन्स इन 3 राज्यों में देख रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में तो हमने देख लिया, उनका दावा बिल्कुल सही था। 4 सीटें हैं उनकी तेलंगाना में, बढ़ते हैं या नहीं देखते हैं। सबसे पहले वोट शेयर, तो एनडीए का वोट शेयर वाला बटन मैं अब दबा देती हूँ। 43% यानी 24% का इजाफा हो रहा है। 43%, बताइए। 43% वोट शेयर एनडीए का यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी का। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि आप अगर आप देखें तो ओवरऑल सीट टैली जो है 17 सीटें हैं। पिछली बार 1 से 4 पर बीजेपी पहुंची थी। अब आपको इंडिया गठबंधन का वोट शेयर बता दें, मैं दबा रही हूं इंडिया गठबंधन का 39%, यहां पर भी 10% का इजाफा कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ है। और मुझे लगता है कि जो बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी वहां पर है, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो एक वक्त पर होती थी, केसीआर की पार्टी, जो अब बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति बन गई, मरे भारत जीतने निकले और शायद तेलंगाना भी हार गए, ऐसी स्थिति प्रतीत हो रही है क्योंकि वो अलग से 28%, शशि जी 28% जो है उनका माइनस है इस बार वोट शेयर। 28% बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है पार्टी पूरी साफ हो गई। केसीआर का डेसिमेशन दिखाई दे रहा है न सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में। चौबे जी 26 बनने चले और दुबे भी नहीं रह गए। बिल्कुल वही हुआ है। वो उन्हें अपने पुराने एक नेता आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव से सबक लेना चाहिए था। उन्होंने जब तेलुगु देशम से भारत देशम बनाई थी तो पिट गए थे। इन्होंने सेम गलती की। ज्यादा महत्वाकांक्षा भी सीट बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको एनडीए का सीट्स बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। मैंने एनडीए का बटन दबा दिया। 11 से 12, 4 से सीधा 7 सीटों का इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो मान रही थी ऑफ रिकॉर्ड, वो कहते थे कि हम 10 पहुंच जाएंगे, ये तो उससे भी आगे बढ़ रहा है। हमें विश्वास नहीं होता था। बीजेपी के नेता हमें आके कहते थे पश्चिम बंगाल में, वो कहते थे हम पश्चिम बंगाल में ये करने वाले हैं, वो कहते थे तेलंगाना में हमें इतनी सीटें आने वाली हैं, और यकीन नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था। ये देखिए 248 से 280 सीटें आ गई हैं, यानी इतने राज्यों में ही फिलहाल बहुमत के आंकड़े को एनडीए छूता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर एज 248 है, लेकिन अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं और इसका अपर एज मिलता है तो एनडीए की बनती हुई दिख रही है सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारते हुए देश में 400 सीटों का अभी तक हमने आपको डेटा दिया है और 400 सीटों में ही एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। 280 के आसपास पहुंच गई है। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी 9:25 हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अगर इस डेटा पर जाएं, यहाँ बैठी जनता की ये जो तालियों की आवाज है, ये अपने आप में आपके आंकड़े को सही साबित कर रही है। एक मूड बताती है ना, जो देश का जो मूड है, बता देते हैं। ये देखिए, चलिए इंडिया गठबंधन के नंबर्स आपको यहाँ पर बता देते हैं, जिसमें हम आपको कांग्रेस की सीटें बता रहे हैं। बेसिकली बीआरएस और कांग्रेस को यहाँ पर आप देखिए तो 4 से 6 सीटें, 2 सीटों का फायदा हो रहा है। सबसे बड़े लूजर के तौर पर केसीआर दिख रहे हैं। अब उनकी चर्चा हम लोग आराम से कर सकते हैं। और एआईएमआईएम को एक बार फिर से 0-1, और वो हैदराबाद की सीट है जिस पर असदुद्दीन ओवैसी लड़ते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि माधवी लता, जिनको बीजेपी ने उतारा, अच्छी वक्ता हैं, श्लोक एकदम अलग अंदाज में बोलती हैं, खूब चुनौती उन्होंने दी, पसीना बहाया हैदराबाद में, लेकिन लगता है कि ये सीट एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की ही झोली में गिरती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़े लूजर केसीआर दिखाई दे रहे हैं, जिनको 9 सीटों का नुकसान हो रहा है और रेवंत रेड्डी की वहां पर सरकार ठीक करती हुई, मतलब 4 से 6 वो +2। अगर आप देखें तो जो मोदी जी परिवारवाद पे चोट पहुंचाते हैं, अब अखिलेश चूंकि अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और उनके साथ कोई परिवार का उस तरह का टैबू नहीं रह गया। शिवपाल है, भतीजे है, भाई है, अपनी जगह है। तेजस्वी के पास उस तरह का टैबू नहीं रह गया जैसा कि लालू जी के पास था कि इतने सारे लोगों को करना है। उन्होंने एक चालाकी से काम क्या किया कि अपने भाई बहनों को टिकट दिए और बाकी टिकट जो थे उन्होंने अति पिछड़ों को बांट दिए। इनके यहाँ ऐसा नहीं हो पाया।
ये अपने ही उसमें सिमटे रह गए और आज बीआरएस की ये दशा दिखाई पड़ रही है। तो ये एक कुल मिलाकर सबक तस्वीर ये है कि तेलंगाना में देखिए ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा, अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस, अगर ये अनुमान तब्दील होते हैं, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों में ये साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ कई राज्यों में उनकी स्थिति को बरकरार रखने में कामयाब रही है, बल्कि कई राज्यों में उनको जबरदस्त इजाफा हो रहा है। और ये मैं बता रही हूँ आपको, न सिर्फ प्रदीप गुप्ता बल्कि संजय कुमार, कई सारे सोफोलॉजिस्ट बार बार कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो ये हाई वोटर टर्नआउट है ये बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। महाराष्ट्र में भी अगर बीजेपी अपने दम पर 20 से 22 सीट ला रही है, शिंदे गुट उसमें ऐड कर रहा है, अजित पवार का गुट ऐड कर रहा है और वो पहुंच जाते हैं एक ऐसे नंबर पर जहां से उनके लिए ये एग्जिट पोल में कम से कम साफ उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 292 तक अपर एज जाता हुआ दिखाई दे रहा है और नरेंद्र मोदी पुनः तीसरी बार, एक बार फिर मोदी सरकार करते हुए हैट्रिक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में एनडीए को 26 से 31 सीटें, टीएमसी को 11 से 14 सीटें और शायद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि केरल से लेकर बंगाल, जहां पर एक वक्त पर वाम दलों का वर्चस्व रहा, ऐसे राज्यों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकों रैलियां दक्षिण कोलकाता में, देखिए कोलकाता और आसपास का पूरा इलाका दक्षिणी पश्चिम बंगाल ही गढ़ है भाई टीएमसी का। उत्तर में देखिए, अगर आप आसनसोल की सीट पर जाते हैं जहां शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा गया है, तो आसनसोल एक ऐसी सीट है जो कभी टीएमसी जीती नहीं थी। बाई इलेक्शन में शत्रुघ्न सिन्हा ने वहां से वो सीट जीती, लेकिन लगातार उत्तर मतलब दार्जिलिंग ऐसे कई जगहों पर तो बीजेपी जीतती रही है, लेकिन दक्षिण में उनकी परफॉर्मेंस 18 सीटें पिछली बार आई थी, लेकिन दक्षिण में 9 की 9 सीटें टीएमसी की का गढ़। ऐसे में अगर वो पहुंचते हैं सीधा इतने बड़े नंबर की तरफ, तो ये साफ इशारा है कि वो टीएमसी के गढ़ को तोड़ने में सुधीर कामयाब। इसका मतलब ये है कि अब प्रधानमंत्री मोदी का एक्चुअली जो पैन इंडिया एक आउटरीच था और एक पैन इंडिया अट्रैक्शन जो है, अब वो एक पैन इंडिया नेता बन चुके हैं। तो अगर आप पूरा इसका टेक अवे अगर देखें, आज के जो चुनाव के जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है अब वो सही मायने में पैन इंडिया बन गई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने अनलॉक कर दिया है और अब उन्हें भी उन्होंने अपने बीजेपी का जो फोल्ड है उसमें उन्होंने शामिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के वो विश्वमित्र साबित हुए हैं जिन्होंने विंध्याचल क्रॉस किया। मोदी के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 26 से 31 सीटों का अनुमान है। ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। जो एक राज्य हमेशा वाम दलों का गढ़ रहा, उसको लगभग ममता बनर्जी ने पिछले कई वर्षों से, कम 4 चुनाव से वहां पर उन्होंने अपना वर्चस्व बसाया है, बनाया है। विधानसभा चुनाव में तो जनता ने उन पर भरोसा जताया, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर वो 11 सीटों पर सिमट जाती है तो ये एक हिस्टोरिक मैंडेट है। ये एक हिस्टोरिक मैंडेट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा दिखाता है। जो संदेश खाली का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बना जिसको सबने नकारा, वो मुद्दा शायद अहम रहा। सीएए का मुद्दा बड़ा बना, जिसमें आप जो हमारे अन्य धर्मों के लोग थे जो भारत की नागरिकता लेना चाहते थे कई देशों से, आसपास के मुल्कों से, उनको नागरिकता देकर आपने एक बड़ी बात वहां पर लोगों को जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका भरोसा। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का ये मैंडेट ये सुनिश्चित कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाते हुए देश में दिखाई दे रहे हैं। ये एक हिस्टोरिक बात होगी और वो शायद जिस बात की चर्चा हमेशा कर रहे थे वो वाकई पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। हालांकि प्रचंड जनादेश के साथ अपने दम पर बहुमत की सरकार अगर वो बना लेते हैं तो वो फिर एक अलग ही रिकॉर्ड बन जाएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आए। बिल्कुल, देखिए अगर अभी 417 सीटों में ही अगर 292 तक एनडीए पहुंच गई है तो इसका मतलब ये है कि 300 पार तो जरूर बीजेपी और एनडीए जा ही रहे हैं। अब ये देखना है कि 400 पार जाते हैं या नहीं, लेकिन 300 पार तो हर कीमत पर जा रहे हैं। चलिए कुल मिलाकर हम आपको बता दें, जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ रही है, ये बात मैं आपको लगातार बता रही हूं, वैसे भी स्ट्राइक रेट बीजेपी का अच्छा रहा है। 10 में से 9 सीटें
अगर आमने सामने की हो तो 9 बीजेपी जीतती है। वही एक बार फिर से होता हुआ दिख रहा है, न सिर्फ उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस से मुकाबला है, लेकिन अगर टीएमसी को भी पीछे बीजेपी छोड़ रही है तो ये भी एक नई कहानी है। क्षेत्रीय दलों के सामने जब आप जाते हैं तो कई बार आपकी स्थिति खराब होती है, और ये जैसे आप देखिए पंजाब में आपने देखा है, लेकिन इसी के साथ अभी ये साबित हो रहा है कि क्षेत्रीय दल हो पश्चिम बंगाल में, बीआरएस हो तेलंगाना में, बीआरएस कांग्रेस भी है, साथ ही मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस से मुकाबला है वहां पर भी आपकी परफॉर्मेंस, आपका स्ट्राइक रेट बहुत तो अच्छा ये नया टूल बीजेपी ने अपना डेवलप किया है। इसमें एक बहुत गौरतलब बात है, कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के सहारे की जरूरत पड़ती है कहीं कुछ गेन करने के लिए। जब वो बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान को छोड़ दें हरियाणा को, तो वो धूल धूसरित हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर बीजेपी को देखें तो जस्ट उल्टा है, वो अकेले जहां लड़ रहे हैं वहां जबरदस्त गेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक और बात देखने की है, देखिए अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो पिछली बार बीजेपी को 81% जो सीटें मिली थी वो सिर्फ 10 राज्यों से मिली थी, और ये सारे जो 10 राज्य हैं ये ज्यादातर राज्य जो है या तो उत्तर भारत के थे, लेकिन इसमें दक्षिण भारत नहीं था। और 277 का जो आंकड़ा था बीजेपी ने, वो सिर्फ 14 स्टेट्स में सीटें जीतकर ही पा लिया था। तो इस बार बीजेपी ने अपना जो फुटप्रिंट है उसे बहुत आगे तक बढ़ा दिया है।